पेचीदा हो रहा है ज़ेब, और ज़ाहिर ये बात तो तय है कि आइन वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं, मगर बहरान जहां से पैदा हुआ है, जो बातें बाहर उठ रही थी वो बात आज अदालत में मौजूद जज साहिबान ने भी उठाई, और उन जज साहिबान ने उठाई जिनका 9 रुकनी बेंच को चीफ जस्टिस ने बनाया है कि एक केस था जो कि CCPO लाहौर का था। उस केस में अचानक जज साहिबान जो है उन्हें वो सुमोटो का कह देते हैं, चीफ जस्टिस साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेते हैं और उसके बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला उठा देते हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब सुमोटो लेते हैं, एक बेंच बना देते हैं, और उस बेंच में जाहिर है जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं जिन जज साहब पर एतराज़ात उठा रही हैं, और न सिर्फ उनकी ऑडियो लीक का मामला है बल्कि उनके दीगर मामला भी और करप्शन तक के इल्जाम या असासों तक के इल्जाम का मुबैना इल्जाम का जो मामला उठ गया है, उसके बावजूद वो उस बेंच में शामिल होते हैं। हालांकि बेंच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो उनके किरदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब एक मयार तय कर चुके हैं जैसे काजी फाइज ईसा साहब के केस में, और वो बहुत सख्त मयार था कि एक जज का कंडक्ट क्या होना चाहिए और एक जज को कितना जवाबदेह होना चाहिए। जैसे काजी फाइज ईसा ये मामला उठा चुके हैं कि उनकी फैमिली की सर्विलेंस की जा रही थी, उनकी फैमिली की बाकायदा तौर पर सर्विलेंस करके उनके खिलाफ साजिश की गई, मगर चीफ जस्टिस साहब का बिल्कुल अलग मौक़िफ़ था। आज वही इमरान खान साहब जिन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, और वही सदर पाकिस्तान और तारिफ अंदी इसको एक गलती मानते हैं कि उन्होंने गलत किया था फाइज ईसा साहब के साथ। हालांकि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ अलग था, मगर अब जब एक और मौजूद जज साहब के हवाले से मामला आए हैं, उनकी ऑडियो लीक आ गई है, तो मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो जाहिर है कोई वजाहत नहीं आ रही है, तो कौन भी जानना चाहेगी कि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ बदल गया है, वो क्यों नोटिस नहीं ले रहे हैं, ना सिर्फ नोटिस नहीं ले रहे हैं तमाम बार काउंसिल के मुतालबे के बावजूद, बल्कि वो उन्हीं जज साहब को इस बेंच में शामिल कर रहे हैं जो मुल्क का एक बहुत अहम आईनी मामला तय करने जा रहा है। और वही जस्टिस फाइज ईसा, जैसे काजी फाइज ईसा और 2 और सीनियर जजेस इस बेंच में शामिल नहीं है जिनके बारे में फिर एतराज उठाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जज साहिबान पर, इस बेंच पर और मौजूद अदलिया पर सवाल उठ रहा है। और देखिए जो आज जस्टिस अतमीन अल्लाह साहब ने सवाल उठाया कि इस मामले को भी तय कीजिए कि असेंबलियों की तहलील दुरुस्त थी या नहीं थी। अब ये देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है, क्योंकि आइन वाज़ेह है कि कौमी असेंबली के लिए वज़ीर आज़म के पास अख्तियार है और सूबाई असेंबली के लिए चीफ मिनिस्टर के पास अख्तियार है। मगर अगर इस आईनी बहरान को हल करने का अदालत ने फैसला किया है तो फिर अदालत ये भी फैसला करे कि अदालती ये आईनी बहरान और इस मुल्क का जो बहरान है वो इस मौजूद अदालत की वजह से ही पैदा हुआ है, क्योंकि 63A की जो इंटरप्रिटेशन की गई थी उसमें एक नई इंटरप्रिटेशन इजाद की गई, जिस पर उसी वक्त मौजूद कुछ जजेस ने भी एतराज उठाया था और वकला ने कि ये तो आइन को आपने रीराइट कर दिया है, जिसमें जो नो कॉन्फिडेंस का वोट था उसमें अदालत ने फैसला दे दिया कि वो वोट गिना ही नहीं जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब का ये सारा का सारा बहरान पैदा हुआ है। तो असेंबली की तहलील का मामला अगर देखा जाए कि दुरुस्त थी या नहीं थी, उससे पहले अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे बहरान की जिम्मेदारी मादत के साथ मौजूद अदलिया पर आती है कि जिस तरीके से 63A की इंटरप्रिटेशन की गई, फिर थोड़ा और पीछे जाके देख लें, और अगर और ज्यादा पीछे जाना है तो 2017 में जाके देख लें कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर ऐसे फैसले आए कि मुल्क को तहस नहस करके रख दिया गया, एक मुल्क के वजीर आजम को सैलरी ना लेने पर निकाल दिया गया अपने बेटों से, और एक मॉनिटरिंग जज साहब लगे, और जो फैसले हैं उनके नताइज आज तक मुल्क और कौम भुगत रही है। तो अदालत बरी जिम्मा नहीं है इस मुल्क के क्राइसिस से और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से, ना सिर्फ माजी बईद के क्राइसिस से बल्कि माजी करीब के क्राइसिस से, और आज जो क्राइसिस पैदा हुआ है जिसका हल करने लगी है अदालत, जिसके बेंच पर सवाल उठ रहे हैं, उस अदालत के उसमें भी अगर 6 महीने और 8 महीने पीछे जाएंगे तो अदालत ही का तरह से का फैसला निकल के आता है। शाहजेब, आपसे पूछना चाहूंगी आप किस तरह से समात को आगे देख रहे हैं चलता हुआ, क्योंकि एक बात ये भी हुई कि आर्टिकल 254 इन्वोक हो चुका है, ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई, तो अब 90 दिन के अंदर शायद इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, उससे आगे ही चलेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये दायरा में कयूम सिद्दीकी साहब को सुन रहा था जो वो कह रहे थे कि आर्टिकल 254 के हवाले से भी अदालत की तरफ से ऑब्जर्वेशन दिए गए। अब देखना होगा कि आगे की समातों में क्या फिर इलेक्शन कमीशन को भी अदालत बुलाएगी और उनका मौक़िफ़ मालूम करेगी कि उन्हें कितना वक्त दरकार है, क्योंकि आइन में ये बात बड़ी वाज़ेह है। ये ज़ाहिर है अदालत शायद इस बात पर तो फैसला करे कि सदर का इस्तेहकाक था या नहीं था, उन्होंने आइनी जिम्मेदारी पूरी की या खिलाफ वर्जी की, मगर ये बात तो तय है और आइन में बड़ी वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो इससे हटकर कोई बात हो वो बहुत मुश्किल नजर आती है। दूसरा अहम मामला जिस पर बात हो रही थी कि अगर पीछे अदालत जाएगी कि असेंबलियां को तहलील करना दुरुस्त था या नहीं था, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी थी खुद को नो कॉन्फिडेंस वोट से बचाने के लिए, तो उसके बाद अदालत का फैसला मौजूद है कि वो असेंबलियों की तहलील दुरुस्त नहीं थी, फिर वो बहाल हुई, फिर नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ, इमरान खान साहब को निकाला गया और नया वजीर आजम मुंतखब किया गया। मगर इस केस में जाहिर है कि कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं थी, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया था जो कि परवेज इलाही साहब ने ले लिया था और उसके बाद असेंबलियां तहलील की गई।
तो इस बात को किस तरीके से क्या पैमाना है कि किन कंडीशंस को पूरा करना लाजमी था असेंबली की तहलील करने के लिए, क्योंकि आइन में तो चीफ मिनिस्टर को ये इस्तेहकाक और इख्तियार दिया गया है कि वो असेंबली तहलील कर सकता है। मगर मैं फिर दोहराऊंगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की मौजूद अदलिया है जो कि इस वक्त फैसला कर रही है कि मुल्क में कोई आइनी बहरान ना पैदा हो, मगर ये बात वाज़ेह है कि आइनी बहरान भी पैदा मौजूद अदलिया ने ही किया है, अपने फैसलों से किया है। 63A के केस में आइन को रीराइट करके किया है कि वोट गिना ही नहीं जाएगा और आइन की एक शिक को मुकम्मल तौर पर यूजलेस कर दिया कि आइंदा अगर कोई सिंपल मेजोरिटी लेकर आ जाए वजीर आजम, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो या तहरीक इंसाफ का हो, फिर उसके खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस वोट आ ही नहीं सकती है। जो आइन में एक तरीकाकार दिया गया था एक मुंतखब वजीर आजम को निकालने का, वो तरीकाकार ही अदालत ने वापस ले लिया है, फिर मुंतखब चीफ मिनिस्टर को निकालने का। अगर उसके पास सिंपल मेजोरिटी हो तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो ही हो पाएगा। तो इस क्राइसिस की बुनियाद सियासतदानों ने नहीं रखी है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। इस क्राइसिस की बुनियाद मौजूद अदलिया ने ही रखी है, जिसकी वजह से हम इस मुल्क में खड़े हैं, तो इस सूरत हाल में खड़े हैं, चाहे वो सूबों की सूरत हाल हो, पंजाब की जो इस वक्त क्राइसिस है, या फिर मुल्क की सूरत हाल हो, उसकी बुनियाद आला अदलिया ने रखी है। और मादत के साथ हमारी आला अदलिया की मिसाल वही है कि एक आदमी हो, उसका अपने मोहल्ले पर पूरे मोहल्ले का कर्ज उस पर चढ़ा हुआ हो, मगर वो बराबर के मोहल्ले में जाए और कहे कि मैं आपको कर्ज देना चाहता हूँ। खुद उसका बिजनेस डिफॉल्ट हो गया हो, मगर वो बराबर के बिजनेस को कहे कि मैं आपको बिजनेस में मशवरे देना चाहता हूँ। पेंडेंसी हजारों केसेस की है हमारी मौजूद अदलिया की, एक के बाद एक ऐसा फैसला दिया है जिसकी वजह से मुल्क एक के बाद एक बहरान का शिकार हुआ है। मगर मौजूद अदलिया इस बात को मुनासिब समझती है कि हम इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव को और सबको बताएंगे कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है। अपना काम ठीक कर लीजिए, अगर आप अपना काम ठीक करते तो मुल्क इस बहरान में ना होता।